नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और न्यूज इंडिया लगातार आपको अपडेट दे रहा है कि इलेक्शन में आखिर किसकी सरकार राजधानी दिल्ली में बन रही है। अंकित, साफ तौर पर और इन सब तस्वीरों के बीच में आपके साथ अंकित मिश्रा और बड़ी खबर के साथ शुरुआत। प्रवेश वर्मा ने अमित शाह से मुलाकात भी कर ली है। गृह मंत्री से मुलाकात, केजरीवाल को हराने के बाद शाह से मुलाकात की है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हरा दिया है। वाकई अपने आप में पूजा, ये पूरा जो समीकरण है, ये तो सोचा भी नहीं था कि खुद अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट नहीं बचा पाएंगे, वो भी हार जाएंगे। बिल्कुल अंकित, मैं भी यही सोच रही हूँ, आखिर ये क्या हो गया। झाड़ू का सफाया कमल के फूल ने कर दिया। और देखिए किस तरह से प्रवेश वर्मा, जिनके नाम को लेकर तमाम सुर्खियां थी कि वो महिलाओं के बीच पैसे बांट रहे हैं, वो लोगों को अपनी ओर करने के लिए ना जाने क्या क्या तरीके अपना रहे हैं, वो लोगों को वोट करने के लिए भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सबके बीच अरविंद केजरीवाल जो ये कहते थे, मैं आपका अपना बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपके लिए दिल्ली के विकास के लिए काम करूंगा, वही अरविंद केजरीवाल, ये उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ा ठप्पा लगा है, हार का ठप्पा, जिसे अब शायद वो अगले 5 साल तक के लिए तो बिल्कुल नहीं भुलाने वाले हैं। अब आइए जरा इसी पर सुनवाते हैं कि संजय निरुपम क्या कुछ कह रहे हैं। स्वीकार करना पड़ेगा कि देश की जनता नरेंद्र मोदी को बहुत बड़े पैमाने पर आज भी चाहती है। इसका मतलब वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पूरे देश के विकास के लिए एक जबरदस्त काम कर रहे हैं। अन्ना हजारे का बयान आया आज इनके जीवन को लेकर। देखिए, अन्ना हजारे का दुरुपयोग किया था, बल्कि मैं इसे कह सकता हूं कि अब्यूज किया था अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल अपनी बात रखते हुए नजर आए। और इन सब के बीच, क्योंकि जो सीटें हारे हैं उसमें जंगपुरा सीट भी है, उप मुख्यमंत्री भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, यानी अब ये मानकर चला जाएगा कि राजधानी के बासिंदों ने स्वीकार ही नहीं की पार्टी को। और इन सब सीटों के बीच अब जो समीकरण है वो पूजा क्लियर हो गए। बिल्कुल, देखिए, और कालका जी सीट जो कि एक हॉट सीट थी अंकित, वहां पर अच्छी बात यह है कि आखिरकार आतिशी, जो कि हाल ही में मुख्यमंत्री बनाई गई थी, उन्होंने एटलीस्ट आपकी साख यहां पर बचा ली है। रमेश बिधूड़ी को हार का सामना करना पड़ा है और आतिशी को आखिरकार जीत मिल गई है। बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को मात दे दी है खुद आतिशी ने। और देखिए, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे अंकित, कि जंगपुरा सीट से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हार गए, उनके सीट में परिवर्तन किया गया था। पड़पड़गंज सीट से पहले वो चुनाव लड़ते थे तो जीतते थे, लेकिन जंगपुरा से हार गए। और बड़ी बात यह है कि पड़पड़गंज से जो अवध ओझा चुनावी मैदान में उतारे गए थे, वो भी हार चुके हैं। तो ना इधर के रहे ना उधर के, और दोनों तरफ से हार का सामना। ये साफ तौर पर पूजा ऐसा है कि दम भरते रह गए और जनता ने दम निकाल दिया। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया, जो कि उम्मीदवार थे और पूर्व में उप मुख्यमंत्री थे, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। तरविंदर सिंह मारवा, भारतीय जनता पार्टी के मारवा ने फतह का झंडा यहां पर गाड़ दिया है। और इन सब के बीच अब जो स्थिति है वो क्लियर है, क्योंकि अब बड़ा सवाल ये नहीं कि कौन जीत रहा है, अब बड़ा सवाल यहां से चेंज हो जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा दिल्ली का सीएम। यही सबसे बड़ा सवाल है कि राजधानी में अब भारतीय जनता पार्टी का तो राज चलना तय हो गया है, लेकिन सीएम कौन होगा, यह सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि जो 3 बड़े उम्मीदवार हैं, उन्हीं में से किसी को मौका मिलता है, रमेश बिधूड़ी हो, प्रवेश सिंह वर्मा हो या कपिल मिश्रा हो, या इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी चौंकाती है और कुछ नया निकाल कर सामने लाती है। और देखिए, जंगपुरा सीट से हम आपको जानकारी दे रहे थे, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को हार का सामना करना पड़ा है। और हराया किसने? बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा ने जीत दर्ज करते हुए मनीष सिसोदिया को हरा दिया है। अंकित, क्या आपने इसकी उम्मीद की थी? मैंने तो छोड़िए, खुद उन्होंने भी नहीं की होगी इस वक्त तो, कि वो भी हार जाएंगे। हम कम से कम ये मानकर चलते हैं कि अगर आप पार्टी के सर्वे सर्वा हैं तो आप सबसे पहले खुद तो जीत दर्ज करते ही हैं, लेकिन यहाँ तो जिसने बनाया, जो इसका खेवनहार रहा, वही हार गया है।
वही दरकिनार हो गया है। अच्छा। अब बचा भी कौन रहा है? आतिशी लाज अच्छा। बचा रही। बिल्कुल, देखिए बड़े भाई और छोटे भाई की जोड़ी तो हार गई दिल्ली में। और अंकित देखिए, ये भी बताइए, जरा समझना चाहूंगी आपसे, जिस तरह से दिल्ली में चुनाव हुआ, क्या ये समझा जाए कि जेल के सलाखों के पीछे दोनों का जाना इन दोनों पर भारी पड़ गया? जब ग्राउंड में भी हम दो नीचे गए थे, हमारी पूरी टीम जब पहुंची थी पूजा, तो साफ तौर पर ये चीजें देखने को मिली कि लोग मानते हैं कि अगर आप जेल जाते हैं तो आप गुनहगार हैं। और ये सवाल सबसे बड़ा था। और इसी वजह से जब अरविंद केजरीवाल बाहर भी आए तो उनको ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आपको इस शर्त पर जमानत दी जा रही है जिससे कि आप ना तो ऑफिस में जाएंगे, सीएम ऑफिस में जाएंगे, और ना ही किसी तरीके की मीटिंग या हस्ताक्षर करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में वो जो शून्य है वो कहीं ना कहीं पार्टी हो गई थी। और क्वेश्चन मार्क के साथ अगर आप चुनाव में जाते हैं तो यूं ही पंचर हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से दावे किए गए, वादे किए गए, साफ ये कहा गया कि हम एक बार फिर से दिल्ली में अगर सत्ता में आते हैं। अब आपको वो भी याद होगा अंकित, जब जेल से निकलते ही अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था और उसके साथ ही उन्होंने कहा था कि मैं तो पब्लिक की अदालत में आऊंगा। और अंकित, ये पब्लिक ही तय करेगी कि अब वो क्या चाहती है। और अरविंद केजरीवाल काफी कॉन्फिडेंस के साथ इस्तीफा देते हैं, आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। बहरहाल खुशी इस बात की है कि कम से कम आतिशी तो जीत गई, उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी हार मिली है। तो इस वक्त बड़ी खबर दे देते हैं। शाम 5 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे जीत के जश्न में शिरकत करने के लिए, क्योंकि बम्पर जीत की और राजधानी में परचम लहराती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। और इन सब के बीच क्योंकि आज उपचुनाव के परिणाम भी आ रहे हैं, तो वो मिल्कीपुर जिससे खींच रह गई थी, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला कि अयोध्या ने दगा दे दी, आज अयोध्या ने साथ देकर के माला भी पहना दिया। अच्छा, अब बारी है पीएम के पहुंचने की। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले एक बार ये भी बता दें कि पीएम मोदी इस बार दिल्ली के चुनाव में जब उतरे तो कहीं ना कहीं जब पीएम मोदी मैदान में उतरते हैं तो इसका असर लोगों पर जरूर पड़ता है। क्योंकि आपको वो पल भी याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चेहरा मोदी थे। घर घर मोदी, हर हर मोदी, इस तरह के कई नारे लगे और इसका परिणाम न केवल 2014 में आपने देखा, 2019 में आपने देखा, 2022 में आपने देखा और खुद 2024 में भी आपने इसका परिणाम देखा। क्योंकि मोदी के चेहरे पर लोगों ने वोट किया और हो सकता है ये मोदी का चेहरा एक ऐसा फैक्टर जो दिल्ली में भी काम कर गया। हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है। शुभेंदु शेखर जी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, बीजेपी के डॉक्टर राहुल यादव प्रवक्ता है, कांग्रेस के आशीष श्रीवास्तव प्रवक्ता है, आम आदमी पार्टी के राजलक्ष्मी राजनीतिक विश्लेषक है, ए.के. मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं विपुल जी, राकेश जी, डॉक्टर चंदन कुमार जी और रुद्र प्रकाश जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप सभी। और देखिए, इससे पहले आप लोगों की ओर बढ़ूं, इससे पहले मैं आशीष श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहूंगी। श्रीवास्तव जी, अरविंद केजरीवाल हार गए और साथ ही हार गए मनीष सिसोदिया। अच्छी बात यह कि कम से कम आतिशी ने लाज रख ली। कैसा लग रहा है, आप क्या कहेंगे? या अभी भी कॉन्फिडेंट? देखिए, मैं लगातार मतलब चुनाव कैंपेन के दौरान से मैं इस बात को पता चला कि चुनाव जो है दिल्ली की जनता बनाम अडानी, राजीव राय, अजीत पवार की अटैची, वो जो देश विरोधी मानसिकता रही है उसके खिलाफ लड़ी जा रही है। तो कई बार ये होता है कि हम तो मतलब अडानी जी ने हरा दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम मतलब अडानी जी ने हरा दिया। अडानी का पैसा बिल्कुल लगा हुआ है। आप देखिए ना, अगर ईमानदारी की बात होती तो परवेश वर्मा जो लगातार जो है पैसा बांट रहे हैं खुल्लम खुल्ला, जो परवेश वर्मा की जो है आप ईडी जांच करानी चाहिए थी कि इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया। परवेश वर्मा लगातार लोगों को नौकरी का वादा करते हैं और बीजेपी के तमाम नेताओं पर तमाम स्टेट्स में आप जो है देखेंगे कि उनके ऊपर आरोप, अच्छा, पेपर लीक कराया। आप उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में सभी जगहों पर स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं और आप जो है परवेश वर्मा आपके यहाँ नहीं तो अच्छा, आप भी अच्छा करके तो कुछ कर नहीं पाए ना, अच्छा करके भी तो आप कुछ नहीं कर पाए ना, आ गया ना परिणाम आपके सामने। ये जरूरी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग जो कि बहुत अच्छा करते हैं, उनकी हार होती है। बात करिए शर्मिला जी की, जो कि 19 साल तक नॉर्थ ईस्ट में वो तमाम जो है सुविधाओं के लिए लड़ती रही और जब वो चुनाव लड़ती है तो उनको जो है उतने नहीं मिल पाते हैं।
तो आप अगर जनता ने जो है हमको समर्थन दिया है, हारे हैं, तो मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। प्रवेश वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं जरा। प्रवेश वर्मा को आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जिन्होंने सबसे बड़े चेहरे आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल जिन्हें हरा दिया है। प्रवेश वर्मा की इस बार हम कह सकते हैं इस समय वो काफी गदगद महसूस कर रहे होंगे, उन्हें काफी प्राउड हो रहा होगा खुद पे जब वो पीएम मोदी के सामने पहुंचेंगे और दिखाएंगे कि उनका रिपोर्ट कार्ड ग्राउंड जीरो पर मजबूत था। बेशक से अरविंद केजरीवाल को मौका मिला। हाँ, बोले बोले। मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है। हाँ, और इतने लंबे समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। आपको इसका भरोसा था क्योंकि टफ सीट आपको मिली थी। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि जो जीत का सहरा है वो भारतीय जनता पार्टी के अब सर पर आ चुका है और इसके पीछे का जो केवनहार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन इन सब के बीच पूजा जो सवाल ले रही थी उसी के साथ आशीष जी, सबसे पहले आप ही के पास मैं भी आ रहा हूं, क्योंकि मुझे तो लगा था कि थोड़ा इस समय संवेदनाएं व्यक्त कर दूं आपके साथ, क्योंकि बड़ा दुखद समय है पार्टी के लिए और मंथन का समय है, लेकिन आप तो आक्रामक हैं और मानने को तैयार नहीं है कि हम हारे हैं। भाई, पूरा देश जिस भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ है, आप सोचिए कि संवेदना किसके साथ व्यक्त होनी चाहिए। कुंभ में जो हजारों लोग मारे गए और जिनकी लाशों को जो है कहां गायब कर दिया गया पता नहीं चला। अगर ऐसी व्यवस्था के खिलाफ लड़नी है तो ये तो बहुत छोटी सी कीमत हम अदा कर रहे हैं, लेकिन क्या इसकी वजह से मायूस होकर के हम 140 करोड़ लोगों को बीजेपी के हाथों में मरने के लिए छोड़ दें? आपको कोविड का दौर भूल गया जब गंगा के किनारे जो है लाशों को दफनाया किस तरह से गया था? महाकुंभ में क्या दुर्व्यवस्थाएं हुई ये आप भूल गए? किस तरह से राम से लेकर के महाकुंभ तक को राजनीतिक बंदी बनाने का प्रयास किया गया? किस तरह से बिहार में स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियां चल रही हैं, उत्तर प्रदेश में चल रही है, मध्य प्रदेश में चल रही है, किस तरह से पंजाब और हरियाणा के किसानों के रास्ते में कीलें बिछा दी जा रही हैं, और ये कोई कीमत नहीं है। हम इससे भी पूरी स्थिति में जा करके भी इस देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें जनता ने नहीं हराया है, हमें हराया उस 14 लाख करोड़ रुपए ने जो कि अडानी और अंबानी का किया गया है। हमें हरा रहा है वो अटैची अजीत पवार की, जिसको कि लेकर के जो है नरेंद्र मोदी अच्छा है कि जनता ने हमको हराता है। राजू राय की वो जो है उस गद्दी के प्रति जो है गद्दारी। आशीष जी, ये अच्छा लगा मुझे कि जनता ने आपको हराया ही नहीं है, ये अच्छा था। वैसे चलिए, जनता ने बिल्कुल नहीं हराया है। बीजेपी से हमारे साथ रत्नाकर जी जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, जीत के पीछे अडानी और अंबानी का हाथ है, उन्होंने सहयोग किया तो आप जीत गए, जनता तो बेवकूफ है, ऐसा कहना है इनका? देखिए, मैं अपनी बातों को पूरी तरह से रख लूं और नहीं, आपने कहा मैं आज भी जनता को सिरोधारी करता हूं। जनता ने तो वोट तो जनता ने किया था ना, अडानी ने थोड़ी किया था। ठीक है रत्नाकर जी, आज भी जो है ठीक है और मानता हूं, आपने शब्द मेरे मुंह में डाले हैं। जनता को अभी बेवकूफ करने का काम नहीं रत्नाकर आधे घंटे तक बुलवा लीजिए, और जनता को बेवकूफ करने का काम ये नरेंद्र मोदी ने किया था। जब चलो ठीक है, जवाब तो देने दीजिए रत्नाकर जी को, जवाब तो देने दीजिए। शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। ठीक है, जवाब देने दीजिए रत्नाकर जी को।
बोलिए रत्नाकर जी। मेरा 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 सिर्फ यही आग्रह है कि आप चाहिए तो इनसे और 10 मिनट बुलवा लीजिए, लेकिन जब मैं अपनी बातों को रखूंगा तो बीच में ये ना बोलेंगे, जैसा पहली 2 बार में हो चुका है। लेकिन देश की जनता का अपमान नहीं करेंगे आप। एक शर्त है। रखिए सर, आप अपनी बात रखिए। बोलिए। मैं अपनी बातों को देखिए, अभी ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे और ये एक्सेप्ट करने की नहीं कर पा रहे थे कि जनता ने इनको सत्ता पे बेदखल कर दिया। क्यों किया है वो अभी ये समीक्षा का विषय है इनके लिए, और जाके समीक्षा करेंगे। अभी तो ये हार के उस माहौल से ही नहीं बाहर निकल पाए जहां पे राष्ट्रीय संयोजक जो है आम आदमी पार्टी के वो भी हार गए और मनीष सिसोदिया जैसे लोग भी हार गए। तो अभी आप इससे बुरी हार आप क्या सोच सकते हैं कि जनता ने आपको नकार दिया है। ये जनता है जो सिर माथे पे रखती है ना, वही जब उसकी उम्मीदों पे आप खरा नहीं उतरते हैं तो वो आईना भी दिखा देती है और आपकी असलियत भी बता देती है। और ये आरोप प्रत्यारोप लगाने की वाजपेयी जी हारे तो जनता ने उनको आईना दिखाया था। अब मुझे या तो बोलने दीजिए या तो फिर इनको चुप कराइए, म्यूट कराइए। देखिए ये नहीं तो गलत तरीके से मत बोलिए ना। एलिमेंट आशीष जी अभी काउंटर क्यों कर रहे हैं? अभी पहले उनको बोल तो लेने दीजिए कम से कम। नहीं, अब तो अभी उन्हीं की आरोप सरकार भी आ लगाएंगे गई। अभी तक। अब शाम तक देखिएगा, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज करके ये भी बताएंगे कि ईवीएम पे आरोप जो है, ईवीएम को बदनाम करने का भी ये कोशिश करेंगे और ये भी कहेंगे कि चुनाव आयोग ने इनको किस तरह से हराया, और ये भी कहेंगे कि प्रशासन ने किस तरह से इनको इनके ज्यादती की। तो ये ऐसे लोग हैं जो अपनी हार को स्वीकार नहीं करेंगे। अरे जनता ने आपको नकार दिया। भाई साहब अब आप प्रवक्ता है कि क्या है मैं समझ नहीं पाता हूं। आप तथ्यात्मक रूप से अपनी बातों को रखिए, ठीक है, और इस तरह से बीच बीच में बोल करके और डिस्टर्ब करने का कोशिश न करिए। आप थैंक यू बोला। चलिए आपने भी पूरा अपना थैंक यू तो दिल्ली की जनता को बोलिए जिसने आपको असलियत जो है दिखा दी। रत्नाकर जी भी पूरे आज रत्नाकर जी भी पूरे डेकोरम को बता रहे हैं। आशीर्वाद कर रहे हैं कि देश विरोधी ताकतों को फिर पलट करके जवाब दिया जाएगा। अरे किसने देश विरोधी बोला है आपके नेता को? कांग्रेस वालों ने बोला ना। कांग्रेस वालों ने तो आपको देशद्रोही तक बोल दिया है। आप जो है मेघालय में आप सरकार चला रहे हैं। मैं इसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। रत्नाकर जी बात को भी, और आशीष जी आप दोनों को मैं रोक रहा हूं बीच में, क्योंकि हमारे साथ जब कांग्रेस का जिक्र हो रहा है तो आशीष जी भी हमारे साथ, राहुल यादव जी भी हैं। राहुल जी, आज वो जो राहें थी बड़ी पहले से ही कठिन थी। एक तो राहुल जी खुद भी मैदान में नहीं आए, और एक तो अभी बड़ा दिलचस्प है कि आपका भी नाम राहुल है और आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा का नाम भी राहुल है, तो दोनों ही नाम इस समय चर्चाओं में हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी ने पहले जो चुनाव प्रचार करना शुरू किया था उसमें गति धीमी रखी, आखिरी मौके पर आते ही स्पीड बढ़ा दी? फिर तो एक्सीडेंट होगा ही ना, शून्य पर आ ही जाएंगे। पहले आपको दुरुस्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे राहुल नाम रख दिया और शुक्रिया, लेकिन मेरा नाम डॉक्टर विवेक पोरडे है। आप जरा दुरुस्त कर लीजिए। ठीक है सर, मैं कर लेता हूं। आप सवाल पर आ जाते हैं सर। हाँ, मैं सवाल पर आ जाता हूं। देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी है और उनके जो राष्ट्रीय नेता खुद को कहलाने वाले अरविंद केजरीवाल जी है, वो इतने घमंडी है कि उनकी नजर में बाकी सब चोर है, बाकी सब अप्रामाणिक है, बाकी लोगों को कुछ समझता नहीं है, सिर्फ इन्हीं को सब समझता है। ऐसे जो सर्वज्ञ नेता है, और ये सर्वज्ञ नेता झूठे हैं, ये जनता समझ गई। मैं 3 उदाहरण देता हूं। सबसे पहले जो आरएसएस ने अन्ना हजारे का आंदोलन खड़ा किया था और उसका नेतृत्व उनको दिया था, ये बी टीम है बीजेपी की, ये ध्यान में रखो। तब अरविंद जी ये मुझे बताइए, ये अपनी पार्टी के हारने का कारण बता रहे हैं या आम आदमी पार्टी? आपने मुझे सवाल पूछा, उसका तो जवाब देने दो ना मुझे। मैं मेरे पार्टी के हार की तरफ में आऊंगा। आप मुझे सवाल एक पूछते और मैं उसका जवाब पहले दूं। देखिए, जनता का जो निर्णय है, दिल्ली की जनता का, उसको हम बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ताकत कम होना यह गुनाह नहीं है। दिल्ली में हमारी ताकत कम थी, ताकत कम होना गुनाह नहीं है, लेकिन जो ताकत है उसको इस्तेमाल नहीं करना हम गुनाह समझते हैं। और हमने हमारी जो भी ताकत थी, आपको जो कहना है कहो, शुरू में जोर से किया, बाद में धीमे पड़ गए, वापस जोर में आए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
हमने हमारी पूरी ताकत दिल्ली में इस्तेमाल की, जनता ने हमें निर्णय नहीं दिया हमारे पक्ष में। हम जनता के निर्णय का आदर करते हैं, लेकिन हमारी जो क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ, जो जातीयवाद के खिलाफ, फैसिज्म के खिलाफ और संविधान के रक्षा की जो लड़ाई चालू है, वो लड़ाई हम चालू रखेंगे। हम शून्य से शुरुआत करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि शून्य से दोबारा आप शुरुआत करें। बिल्कुल करते रहिए उम्मीद करने से गुरेज भी नहीं करना चाहिए, लेकिन शून्य से दोबारा शुरुआत की ओर बढ़ते हुए, जैसा आपने जिक्र किया कि हम परिवारवाद, पूंजीवादी के खिलाफ या फिर जिस तरह से बीजेपी स्ट्रेटेजी आगे चलाती है, इन सब के खिलाफ लड़ते रहेंगे संविधान को बचाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कभी तो एक दौर दोबारा आएगा जब कांग्रेस की वापसी होगी, लेकिन फिलहाल के लिए तो टाटा बाय बाय कह दिया है जनता ने। ठीक है, राजलक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, राजनीतिक विश्लेषक है। राजलक्ष्मी जी, देखिए इस बार 27 साल का इंतजार खत्म हुआ है बीजेपी का, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो चेहरे हार गए आपके जिनके लिए उम्मीद भी नहीं की गई थी। अरविंद केजरीवाल, सोचिए कितना लंबा समय मिला काम करने का, जनता के बीच खुद को बेटा और अपना भाई बताते रहे, लेकिन फिर भी जनता ने नकार दिया और बीजेपी ने ना कुछ करके भी वो हासिल किया जिसकी उम्मीद आम आदमी पार्टी ने तो बिल्कुल नहीं की होगी। आखिर ये कैसे समीकरण चेंज हुए? हाँ जी, मुझे पता नहीं आपको मैंने जब पहले बात किया था तो उसमें से कितनी बातें सुनाई दी, पता नहीं, मेरे ऑडियो में प्रॉब्लम। लेकिन देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थे लोगों को शुरुआत में, क्योंकि उन्होंने जो बोले थे ना, मतलब उन्होंने जो वादे किए थे, उन्होंने कहा था खुद को आम आदमी बताया था, मैं आपका बेटा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह मैं रहूंगा। अभी देखिए, कल जब एसीबी ऑफिशियल्स गए थे उनके निवास पे, तो उस वक्त उनके वकील कहते हैं कि आप ऐसे कैसे आ सकते हैं, कोई यहाँ पे ये पूर्व मुख्यमंत्री है, कोई आम आदमी थोड़ी ना है। तो देखिए, ये जो उनका जो परसेप्शन है, कैसे 360 डिग्रीज उनका चेंज हो गया कि वो खुद को अभी आम आदमी समझते ही नहीं है। तो वो उनका जो पूरा रवैया चेंज हो गया है, और उसके साथ साथ अभी जो उन्होंने शुरुआत में जो कहा था कि ये एंटी करप्शन की बात की थी, अभी मैंने यहाँ पे ये एक और ये सुना कि आरएसएस ने उनको अन्ना हजारे जी को खड़ा किया था, और ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। ये अस्तित्व से पूरी तरीके से दूर है, क्योंकि देखिए, अन्ना हजारे जी के साथ कोई एक समय में थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन आज उनका वो गुरु शिष्य वो सब कुछ रहा ही नहीं है। वो गुरु, और यही वजह है कि आज हालत जो है वो थोड़ी सी चरमरा गई है, पूरी तरीके से त्याग दिया है उन्होंने। ठीक है मैम, यही वजह है कि वो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो दिल्ली में रुझानों के अनुसार 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो रही है। बीजेपी की जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है, और इसी मुद्दे को लेकर हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला ने अरुण सिंह से खास बातचीत की। जरा सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। जब वोट देने आप जा रहे थे तो उस वक्त मैं आपसे बात कर रहा था, आपने कहा प्रचंड बहुमत की सरकार आएगी, सरकार तो आती दिख गई। देखिए, प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ट्रैक रिकॉर्ड है। हरियाणा में देखिए प्रचंड बहुमत, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत, अब दिल्ली में भी देखिए प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। सर, ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया आपने कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की वोट आपके तरफ आके गिर गई? देखिए, चमत्कार तो पूरा साफ है कि पहले दिल्ली वासी हमेशा लोकसभा में 7 के 7 सीटें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री लोकसभा में जिताते थे। अब उन लोगों ने देखा कि दिल्ली में चूंकि विधानसभा में कोई काम हो नहीं रहा है, यह प्रदेश की सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, इसलिए डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं, और डबल इंजन की सरकार बना करके दिल्ली का चौमुखा विकास यह दिल्ली वासियों ने तय कर दिया। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अरुण सिंह। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मनीष के साथ अजय पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। तो देखिए, फिलहाल रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और रुझानों में बीजेपी को भारी बहुमत मिल रही है। पूरी दिल्ली अभी से ही जश्न में डूबी हुई है। ये खबर आगे भी बताएंगे क्या क्या आखिर इलेक्शन में अब तक हुआ है, पल पल की अपडेट देंगे। वक्त छोड़ से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।